आज 7 अक्टूबर 2025 है और आजादी का 80वां साल चल रहा है। लगभग लगभग भाई लगभग कैलकुलेटर लेके मत आ जाइए। लगभग 8 दशक बीत गए हैं आजादी के, और बहुत दिलफरेब झूठ कई सारे हमें पढ़ाए गए हैं। पहला तो ये कि यह देश एक किताब से चलता है जिसका नाम संविधान है। दूसरा झूठ ये कि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग बराबर होते हैं। तीसरा दिलफरेब झूठ ये समझाया जाता है कि ये लोकतंत्र जो है वो जिस किताब के सहारे चलता है वो संविधान है, और संविधान नामक उस किताब में हर एक नागरिक को बराबर बराबर बताया गया है। ये 3 दिलफरेब झूठ हमें बचपन से घुट्टी में डालकर पिलाए जाते हैं ताकि आप विरोध करने के लायक भी न रहें, ताकि आप यह समझ ही न पाए कि आपके साथ खेल कहाँ हो गया है। उन्हीं दिलफरेब झूठों की कड़ी में एक झूठ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहा जाता है और ये दिखाया भी जाता है, कई लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट दिन रात परेशान हो जाता है। रात के 2 बजे भी खुल जाते हैं उसके दरवाजे। लेकिन ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी है ये तो मिलॉर्ड ही तय करेंगे, और मियाँ लॉर्ड जब तय करेंगे तो उनकी सीमा कितनी दूर जाएगी, या उस विष्णु भक्त से पूछिए जो अपने आराध्य की खंडित मूर्ति को ठीक करने जब पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट का मेन तवलची या बहुत हंसते हुए कहता है कि जाइए आप तो भक्त हैं, उन्हीं से कह दीजिए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चलेगी क्योंकि जब उस व्यक्ति ने यह कहा, उस लोक सेवक ने जब यह बात कही, क्योंकि उसको भी वेतन और पेंशन हमारे ही पैसों से मिलता है, वह कोई आसमान से आया हुआ फरिश्ता जिब्राइल नहीं है या इजराइल नहीं है, वह भी इसी धरती का फानी मनुष्य है। लेकिन वह जब हमारे आराध्य को गाली भी दे दे, मजाक उड़ाता है, तो कहीं से कोई आवाज नहीं आती, सन्नाटा। लेकिन जब एक आहत धार्मिक व्यक्ति जूता लहरा देता है तो देश के प्रधानमंत्री तक का ट्वीट आ जाता है। बिहार में जिसके बाप ने, जिसकी मां ने संविधान के ऊपर थूका, रौंद कर शासन किया, वह व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए अचानक चिंतित हो गया है। इस जूते को संविधान पर और न्यायिक तंत्र पर हमला बता रहा है। जिस व्यक्ति के शासन काल में शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ, उस विरासत को संभालने वाला व्यक्ति संविधान पर हो रहा है, और मैं अपने देश के दुर्भाग्य पर हो रहा हूं, अपने प्रदेश के दुर्भाग्य पर आठा आंसू बहा। आनंद जी, इन सब के बीच अगर कोई व्यक्ति सीजेआई गवाही के समर्थन में कुछ कहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कह दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आईना दिखा दे तो उसको इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस के नाम पर हिरासत में ले लिया जाएगा, भले ही बाद में छोड़ दिया जाए। अजीत भारती को, मशहूर यूट्यूबर जो हैं, उनको हिरासत में लिया गया और छोड़ा गया। उन्होंने कह दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया है, मैं सकुशल हूं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, कस्टडी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफा ये जो बंधुत्व है, एक तरफा न्यायिक समीक्षा है, एक तरफा वाक स्वातंत्र है, ये एक तरफा नदी कब तक चलेगी मालिक? ये एक तरफा नदी में देखिए, कई दिन पहले ही हम लोग ये बात कर चुके हैं, और पिछली बार जब ऐसी घटना हुई थी, इनफैक्ट सिर्फ ये सिर टूटने वाली और टूटी हुई मूर्ति की जब घटना हुई थी उस समय ही नहीं, उससे काफी पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, और ये बात कई लोग कह चुके हैं, या पूरे मतलब भारत में आम चर्चाओं में ये बात बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल, या फिर एलिफेंट इन द रूम जिसको कहते हैं, उसकी तरह कि आज नहीं तो कल ये होना ही था, जूता चलना ही था। नेताजी पर पहले चला, एसपी साहब इत्यादि पर तो चलता ही रहता है, या मान लीजिए जो पुलिस कर्मियों का पिटना बिहार में कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर रोज ही पुलिस कर्मियों पर हमले होने की
खबरें आपको आ जाएंगी कि फलानी जगह शराब पकड़ने गए और वहां पर उन पर हमला हो गया, पीट दिया गया उनको, दरोगा जी कुटा करके वापस आ गए हैं, और उसके बाद जो है फिर एफआईआर हो रही है। अब जो सरकारी अधिकारी, बाकी अधिकारी जो होते हैं, वो डॉक्टरों के साथ मारपीट की, बाकी लोगों के साथ मारपीट की, यदा कदा खबरें आती रहती हैं कि भाई कहीं बीडीओ को घेर लिया तो कहीं सीओ को, इस तरह का सुनाई देता रहा है। तो बाकी जो अंग थे, जो चार खंभे के कहलाते हैं, उनमें से बाकी के चार खंभे जो थे, वो चारों के चारों खंभे, तीन खंभे सॉरी, लात खा चुके थे, जूते खा चुके थे, ठीक है। एक विभाग जो था पत्रकारिता, उसका नाम ही प्रेस इंस्टीट्यूट हो गया था। जो नेताजी हैं उनकी इज्जत तो खैर कभी थी ही नहीं, नेहरू जी के जमाने से ही जीप घोटाला हो रहा है, या बल्कि उससे पहले से ही हो रहा होगा, उससे पहले से भी ईमानदार आदमी तो नहीं माने जाते होंगे। अगर देखा जाए कि भाई जो कार्यपालिका है, तो अफसरशाही में लोग जाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि टेबल के ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से उन्हें कमाई करनी होती है। तो बेकार का झूठ ये मत कहिए कि मैं देश की सेवा करने आया था। तो वो आईएएस के इंटरव्यू में बोलिएगा, सच्चाई हम लोगों को पता है कि क्या है सच्चाई, क्या करने के लिए आप आईएएस बनना चाहते थे। तो ये थी बाकी के तीन की हालत। तो ये जो चौथा था खंबा लोकतंत्र का, इस चौथे खंबे के बारे में भी सब लोग जानते थे कि ये बस 2-4 दिन की बात है, इस महीने हो या अगले महीने हो या 6 महीने बाद हो, ये होना तो होना ही है। और लोकतंत्र की हत्या इसमें आप कह रहे हैं, ये तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन का तरीका है, और ये बिल्कुल वैध प्रदर्शन का तरीका है विरोध प्रदर्शन का। कब किसने नहीं किया? कांग्रेसियों के जूते चलाने की आदत तो ऐसी है कि सुभाष चंद्र बोस पर जूता चलाया था यहीं गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। और पटना के गांधी मैदान में जब सुभाष चंद्र बोस पर जूते चले, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि अपनी शॉल उतारी, उसमें वो सारे जूते समेटे, और सदाकत आश्रम में जाकर के, राजेंद्र बाबू थे वहां पे उस समय, किसी काम से आए हुए होंगे शायद, तो राजेंद्र बाबू को जूते दे करके आ गए कि ये लीजिए सारे साहब, ये सारे कांग्रेसियों के जूते हैं, एक एक जूते का मैं क्या करूंगा, वापस दे दीजिएगा, उनको काम आ जाएंगे। तो ये तो भाई कांग्रेसी परंपरा है, जूते चलाने की आजादी से पहले की परंपरा है। अगर आप तिलक का लिखा हुआ देखेंगे तो उसमें आप पढ़ने में आ जाएगा, नोकदार जूता, मोचड़ी जैसा जूता, ऐसा जूता चला था। तो ये सिर्फ जूते चलने की बात नहीं है। और अभी अभी पत्रकार ने एक जूता चलाया था जब एक नेताजी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो वायर ने उसमें क्या लिखा था, जर्नैल या जसबीर नाम था जो पत्रकार जिसने जूता चलाया था नेताजी पर, तो उस समय क्या लिखा था, उस समय ये लिखा था कि भाई बड़ी मजबूरी हो गई थी कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो जो कलम चलाते थे उन्हें जूता चलाना पड़ रहा, आखिर से ऐसी स्थिति आ क्यों गई। तो भैया ये सवाल तो अभी भी पूछा जाना चाहिए, आज भी पूछा जाना चाहिए कि जो दलील चलाते थे वो अपील, वकील और दलील को छोड़ करके जूता उठाने के लिए क्यों मजबूर हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर। कहाँ गई उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? आखिर क्यों नहीं पहले उसकी शिकायत किसी ने सुनी, और वो भी कोर्ट में? किसी ने उसकी शिकायत सुनी ही नहीं, किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं, और आखिर उसे मजबूर होना पड़ा जूता उठाने के लिए। मुझे आखिर इस एक बात जूता उठाने का जिम्मेदार कौन है? नी जर्क रिएक्शन दे करके, बच करके, भाग करके निकलने की जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री महोदय जो नी जर्क रिएक्शन देते हैं पुराने संघियों की तरह, कि तुरंत पांव झटक दिया है, ये सब मेरा नहीं है, ये पता नहीं कहां से लग गया मेरे जूते में। तो ये जो पांव झटक करके रिएक्शन दे रहे हैं, तो ये पांव झटक के रिएक्शन दे करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा। आपके ही जगदीप धनखड़ जो बयान दे रहे थे पिछले महीनों से और उसके बाद लापता हो गए हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं उनका ये नतीजा है। तो सबसे पहले गिरफ्तारी अगर किसी की होती है तो उसकी होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति के हैंडल से जो ट्वीट किया जा रहा था, सबसे पहले तो सवाल उस पर होने चाहिए, जाओ करो गिरफ्तार उपराष्ट्रपति को, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय को। कितनी जगह से परमिशन लेना पड़ता है ये तो तुम्हें भी पता है। तो कानून सबके लिए बराबर होता है का जोक जो सुना रहे होते हैं चुटकुला, ये तो वही चुटकुला है कि जगदीप धनखड़ से सवाल नहीं करेंगे क्योंकि माननीय जो थे वो तो पूर्व माननीय थे। आनंद जी, और आम आदमी था, कोई यूट्यूबर था साधारण सा, तो उसको आप कर लेंगे गिरफ्तार। आनंद जी, जी जी, एक चीज मुझे पूरे प्रकरण में ये नहीं समझ में आई कि एक जूता फेंकने पर लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं। मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अब तक
कम से कम 1 लाख बार जूते क्यों नहीं फेंके जाए। इस देश में अगर 1 अरब जनता भी मान ले कि हिंदू धर्म को मानने वाली है, तो उन सब के आराध्य को तुमने कहा है, और तुम इस देश में बचे हुए हो देखिए, यार। क्यों 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 बचे हुए हो और क्यों 1 लाख जूते नहीं पड़े, उसका सीधा सा कारण समझिए। ये मिलॉर्ड लोग जो होते हैं ना, ये जमीन से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, आम आदमी से बिल्कुल कटे हुए लोग होते हैं। आप सोच करके देखिए, एक बार आप सोच करके देखिए कि आप इतने शादियों में जाते हैं और दूसरे आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में जाते हैं। कोई हो सकता है कि किसी गैर सरकारी संस्था का आयोजन हो, किसी सरकारी संस्था का आयोजन हो, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ठीक ठाक संख्या में आप जाते ही हर महीने 30 के आसपास तो जाते ही होंगे आयोजनों में। आप ये बताइए कि आखिरी बार किसी आयोजन में आप गए हो तो वहां हो सकता है आपकी डॉक्टर से मुलाकात हुई हो, किसी इंजीनियर से मुलाकात हुई हो, कुछ आईएएस अफसरों से मुलाकात हुई हो। आपकी आखिरी बार किसी आयोजन में किसी जज से मुलाकात कब हुई? किसी व्यक्ति ने अपना परिचय दिया हो कि मैं जस्टिस हूँ हाईकोर्ट का? याद है? कभी मिले हैं किसी आयोजन में? या ऐसे ही जैसे आप किसी अचानक किसी बगल वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएं या उनसे पूछें कि भाई आप क्या रसगुल्ला या गुलाब जामुन लेना पसंद करेंगे? ये नॉर्मल जो शिष्टाचार होता है कि आप भी खाना ले रहे हैं, बगल में कोई खाना लेने आया तो आप उससे पूछ लेते हैं कि भाई गुलाब जामुन आप भी लेंगे क्या? तो ये जो शिष्टाचार होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि कौन था भाई सामने, तो आपके जिले का डीएम। तो ये हो जाता है। आईएएस अफसर आपको मिल जाए ऐसा होगा, पत्रकार आपको मिल जाए ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि वो लोग तो अक्सर सड़क पे ही होते हैं। जज साहब मिले हों कभी किसी आयोजन में, ऐसा हुआ है किसी के साथ? मैं, इतने सारे दर्शक भी हैं हमारे, 1000 के लोग आसपास लोग देखते हैं इस वीडियो को, आप खुद ही सोच करके देखिए। और जो हमारे दर्शक हैं वो लोग भी याद करके एक बार अपने दिमाग पर जोर डाल करके जरा बताएं, आखिरी किस आयोजन में मिले थे किसी जज साहब से? जमीन से कटे हुए होते हैं ये लोग, कितने कटे हुए होते हैं इसका अंदाजा आपको और लगाना है तो आप ये सोचिए कि आपके शहर में वो जो अतिक्रमण हटाओ का ड्राइव होता है वो किस दिन होता है? बिहार के किसी भी जिले में ये जो जिला का मुख्यालय होता है, जो कस्बे नुमा जगह होती है जिसको शहर बुलाते हैं बिहार में, आजकल उसको क्या कहते हैं, वो स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें भी हो रही है 3-4 को, गया को, मुजफ्फरपुर को। अच्छा, प्रदूषण में जो सबसे टॉप पे है ये वो जिले हैं। मुजफ्फरपुर टॉप पे होता है, कभी कभी गया टॉप पे होता है, पटना थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तीसरे चौथे रैंक पर ये भी होता है। तो ये जो टॉप 3 और 4 है ना, उसके लिए मारामारी करने वाले जो जिले हैं उनको ही स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिहार की स्थिति है और बिहार के सरकारी महकमों की स्थिति है। और इसके बाद हम लोग चलो वापस आ जाते हैं, वापस चलते हैं हम लोग कि हम लोग मियाँ लॉर्ड पे थे। तो मियाँ लॉर्ड जो कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? कब होता है भाई आपके शहर में अतिक्रमण हटाओ? आपके शहर में अतिक्रमण हटाओ उस दिन होता है जिस दिन जज साहब गाड़ी लेकर के शहर में कहीं बाहर निकलते हैं और उनको जाम फेस करना पड़ जाता है। और जिस दिन जाम फेस करना पड़ जाता है उसके अगले दिन सुबह वो एसपी साहब को बुला करके हड़काते हैं। और एसपी साहब को बुला करके जब वो बोलते हैं या फोन करके बोलते हैं कि ये शहर की आपने क्या स्थिति बना के रखी है, तो अगले दिन जो है वो जोरदार वाला दिल लट जितने ठेले रिक्शे वाले गरीब गुरबा थे कोने में, सबको कूट पीट के बराबर करके पुलिस जो है हटा देती है। यही होता है ना, जमीन से कटे हुए लोग हैं भाई साहब। आपको अगर देखना है तो हाईकोर्ट में आ जाइए, किसी हाईकोर्ट में जाइए, जज साहब का लिफ्ट तक अलग होता है। आम आदमी वाली सीढ़ी से लिफ्ट से चले जाएंगे जज साहब, छू जाएंगे किसी से, छुआछूत नाम की चीज होती है, सुना है कि नहीं कभी? वो तो रास्ता भी अलग है उनका, इतने आने कटे जाने का हुए रास्ता लोग अलग है। हैं। पटना में आप देख लीजिए, बेली रोड से जो आपको एंट्री दिखेगी हाईकोर्ट के लिए, तो बेली रोड से एंट्री जो हाईकोर्ट के लिए है वो सिर्फ माननीय के लिए है, जज साहब के लिए। जी हाँ। जो आम आदमी है, जो वकील हैं, जो टुच्चे नॉर्मल छोटे लोग हैं, वो पीछे वाले दरवाजे से आएंगे। नौकर लोग आते थे अंग्रेज के जमाने में, पीछे वाला दरवाजा किस लिए होता था? टॉयलेट साफ करने वाले हो, अपनी औकात याद रखो, पीछे के दरवाजे से आओ। चलो, जनता कहीं के। तो ये औकात जो होती है ना वो बार बार याद दिलाई जाती है। इससे भी ना याद आए ना तो एक बार सड़क का नक्शा भी याद कर लीजिएगा। बेली रोड पे यू टर्न जो होते हैं ना वो बना दिए गए हैं, थोड़ा आगे बढ़ा करके। जितने भी रेड लाइट्स होते थे वो हटा दिए गए हैं। दानापुर से अगर आप निकलेंगे ना, मतलब सीधे सीधे अगर आप निकल रहे हैं सगुना मोड़ से, तो सगुना मोड़ से जब आप बेली रोड में इंटर करते हैं तो सीधे सीधे आप आते जाएंगे, आपको एक भी लाल बत्ती नहीं दिखेगी।
लाल जज बत्ती साहब आपको को नहीं पहली बार मिले कहाँ लाल दिखती बत्ती। है? सारी जगहों से वो लाल बत्ती हटा दी गई है और आगे बढ़ा करके यू टर्न बना दिए गए हैं, ताकि ऑटोमेटिक यू टर्न जो हो वो लंबा हो जाए और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या और पुलिसिंग लगातार, एक सिपाही बेचारा वहां धूप में खड़ा होकर के कभी इधर वाले को रोके कभी उधर वाले को रोके, ऐसा ना करना पड़े किसी आदमी को। मनुष्य को मनुष्य की तरह ट्रीट किया जाए, वैसी धूप में या बरसात में, वैसे मौसम में उसको खड़ा ना किया जाए। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था खत्म कहाँ होती है? तो ये ठीक मैलॉर्ड के दरवाजे पर जाके खत्म हो जाती है। पहुंचिए पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट पर बेली रोड में, वहां पे आपको लाल बत्ती और वहां पे सिपाही खड़ा हुआ दिख जाएगा। धूप में खड़ा रहेगा, बारिश में खड़ा रहेगा, आंधी में खड़ा रहेगा, ठंड में खड़ा रहेगा। कोई टॉयलेट नहीं है, कोई शौचालय नहीं है आसपास में। 30,000 लड़कियों की भर्ती की है, वो लड़कियां भी वहां पे ड्यूटी लेती होंगी, उनकी भी ड्यूटी लगती होगी वहां पे। कोई शौचालय नहीं है, ये मीलॉर्ड को नहीं दिखाई देता कि यहाँ सड़क पे कोई शौचालय नहीं है? ये जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ खड़ी है, ड्यूटी दे रही है, इसको दिन भर में 8 घंटे में अगर शौचालय जाने की जरूरत पड़ती होगी तो ये क्या करती होगी? अंधे होते हैं मिलॉर्ड। छुआछूत जो लगता है, इसकी वजह से जो दूरी बरतते हैं, वो दूरी तो बरतते ही हैं, लेकिन उनको अपने कार के अंदर से बाहर भी दिखाई नहीं देता। कभी शीशा नीचे करते हैं तो नजर आ जाता है कि अच्छा अच्छा, ये तो सारा सड़क जाम है भाई, ऐसा करो एसपी साहब को बोल दो ये अतिक्रमण हट जाएगा कल। अगले दिन अतिक्रमण हटाओ का ड्राइव हो जाता है आपके शहर में। तो ये स्थिति। तो दर्शकों, श्रोताओं, सवाल ये नहीं है कि अजीत भारती को हिरासत में लिया गया या नहीं। सवाल ये है कि इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है, इतनी आसानी से ये हिमाकत कैसे हो जाती है। रोज आई लव मोहब्बत के पोस्टर लेके मोमिन उतर रहे हैं, रोज उत्पात कर रहे हैं, कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हिम्मत नहीं है हाथ लगाने की। लेकिन अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, तो आपके ऊपर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा हाथ डाल सकता है। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अपने आप को इतना ताकतवर कीजिए, आपकी आवाज इतनी ताकतवर और बुलंद होनी चाहिए कि आपको भी हाथ लगाने की किसी की हिम्मत न हो। और ये कलयुग में केवल और केवल एकता से हो। इसलिए अपने सारे राग विराग छोड़कर आपको हिंदू अगर बनना है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इसका कोई तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। फिलहाल आप लोग जिस तरह का स्नेह और प्रेम आलोक वाणी को दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। थोड़ा सा लाइक्स की संख्या मैं बार बार कहता हूँ बढ़ा दीजिए, ताकि उससे और ज्यादा प्रचार प्रसार हो। और सब्सक्रिप्शन की अपने लोगों से भी करवाइए। अच्छा लगता है जब हमारे बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। तो दीजिए एक छोटे से विराम के लिए आज्ञा। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।